एपिसोड 32 पेशकश मीर कारवां। मैंने मीरबख्श की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो मीरबख्श, किसी के हाथ चलते हैं, किसी की टांगे और किसी की जुबान। तुम कौन होते हो एतराज करने वाले? तुम्हारी तो ये तीनों चीजें चलती हैं। वो जले बुने अंदाज में बोला। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में से देखा, फिर उससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता उसकी नजर मेरे हाथों पर गई और वो उछल पड़ा। मैंने भी उसकी देखा देखी अपने हाथों का जायजा लिया। वो लुकनसदा अंदाज में बोला, ये हथकड़ी, ये तो तुम्हें उल्टी लगाई गई थी। हाँ, लगाई तो उल्टी ही गई थी। तुम लोगों ने तो उल्टी ही लगाई थी। मैंने दोनों हाथ हवा में बुलंद करते हुए कहा। फिर ये सीधी किस तरह हो गई? जादू के जोर पर, मैंने जवाब दिया। क्या तुम जादू भी जानते हो? हाँ, मैंने मुतहम्मल लहजे में कहा। कहो तो मुजाहरा करके दिखाऊं? वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कोई जादू वादू नहीं आता। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर उसका लहजा सख्त हो गया। मैं तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, सीधी तरह तुम गाड़ी में जाकर बैठो, वरना मुझे कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मीरबख्श, तुम दोनों जिस रास्ते पर कदम रख चुके हो उसकी मंजिल तो मौत के सिवा और कुछ नहीं। तुम अपनी जान की फिक्र करो। अगर जिंदा बच जाओगे तो रास्ता इख्तियार करने की नौबत आएगी ना। इस किस्म के मेरे काटदार जुमलों ने मीरबख्श की रगे बदमाशी को फड़का दिया। उसका चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। होनहार लहजे में बोला, मैं अब तक तुमसे रियायत बरत रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे आंखें दिखाने लगो। फिर उसने क्लाशनकोफ को महसूस हरकत देते हुए गाड़ी की जानिब इशारा किया। चलो उधर गाड़ी में बैठो, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। उसी वक्त गाड़ी के एक भी हिस्से में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। यकीनन वो धन्नू की आवाज थी जो गर्मी की शिद्दत के बायस होश में आ रही थी। इस गाड़ी को सहरा में खड़े लगभग 1 घंटा होने को आया था और गाड़ी के एयर कंडीशन ने काम करना छोड़ दिया था। फिर अकबी दरवाजा भी काफी देर से खुला पड़ा था। गाड़ी के अंदर की रही सही कूलिंग भी जाती रही होगी। थोड़ी देर होने वाली फायरिंग, रेत की तपिश और आसमान से बरसती आग ने धन्नो की गहरी नींद को उचाट कर दिया था। वो गहरी नींद जो तवील बेहोशी की सूरत में उसके जिस्मो जान में उतर आई थी। धन्नो के कराने की आवाज सुनकर मीरबख्श चौंक उठा था। इसी असना में मीरबख्श का दुबला पतला साथी भी खुद को झाड़ता सहलाता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। मीरबख्श ने ड्राइवर साथी की जानिब इशारा करते हुए कहा, नवाज अली, मैं इसको संभालता हूं, तुम गाड़ी के अंदर जाकर लड़की की खबर लो। मुझे मीरबख्श की जुबानी उस वक्त पहली मर्तबा ये मालूम हुआ था कि उसके ड्राइवर साथी का नाम नवाज अली था। मैंने नवाज अली के रास्ते में खायल होते हुए कहा, रुक जाओ, अगर तुमने मेरे साथी की समत एक कदम भी बढ़ाया तो टांगे चीर कर रख दूंगा। मीरबख्श गुस्सीले लहजे में बोला, नवाज अली, इसकी धमकियों से मरूब होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, मैं इसको संभाल। उसका जुमला मुकम्मल भी ना हो पाया था कि उसी वक्त धन्नो गाड़ी के एक भी जानिब से नमदार हुई। वो डगमगाते हुए कदमों से मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके दोनों हाथ नायलॉन की डोरी में बदस्तूर बंधे हुए थे। मैंने सूरत हाल की परवाह किए बगैर चिल्ला कर कहा, धन्नो गाड़ी के अंदर चली जाओ। बाहर के हालात से अभी तुम अच्छे से वाकिफ नहीं हो। यहाँ के हालात साजगार नहीं हैं। उसके साथ ही मैंने धन्नो की समत कदम बढ़ा दिए। मुझे अपने अकब में क्लाशनकोफ बरदार मीरबख्श की चिंगाड़ सुनाई दी। रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मैंने मीरबख्श की धमकी को अहमियत ना दी और धन्नो की गाड़ी के अंदर जाने का कहते हुए खुद भी मैंने गाड़ी की जानिब पेशकदमी कर दी। मीरबख्श ने मुझे रोकने के लिए मेरे कदमों में क्लाशनकोफ का ब्रस्ट मारा। तेज रफ्तार गोलियां रेत उड़ाने के सिवा कुछ न कर सकी, क्योंकि उन्हें किसी की जिंदगी चाटने या किसी को जख्मी करने के अहकामात नहीं दिए गए थे। इससे एक बात पाया सबूत को पहुंच गई थी कि मीरबख्श मुझे कोई गजन नहीं पहुंचा सकता था, वरना इतने नजदीक से उसका निशाना खता होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और वो भी ब्रस्ट की सूरत में मेरे बच निकलने का कोई चांस नहीं था। मैं फौरी तौर पर इस नतीजे पर पहुंचा था कि मुझे सही सालम कहीं वो पहुंचाना चाहते थे। क्लाशनकोफ और फायरिंग सिर्फ मुझे कंट्रोल करने के लिए थी।
धन्नो ने मेरे कहने के मुताबिक गाड़ी की जानिब चलना शुरू कर दिया था और मुझे ये भी यकीन हो गया था कि नवाज अली और मीर बख्श मुझ पर हथियार इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखते। चनाचे मैं खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गया। मैंने अपने करीब खड़े नवाज अली की तरफ देखा। मुझे रोकने के लिए वो दोनों बाजू आगे बढ़ा चुका था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझे दबोचने का इरादा रखता हो। मैं एक कदम पीछे हटकर उसे झुकाई दी और फिर नीचे बैठते हुए तेजी से उसे फ्रंट स्वीप मार दी। वो तकलीफ की शिद्दत से चीख उठा। मेरी पिंडली के हदफ ने नवाज की पिंडली के गोश पर एक क़यामत ढा दी थी। वो टांग पकड़कर जमीन पर बैठ गया और सिंधी जुबान में मुंह से गालियां निकालने लगा। मार्शल आर्ट्स के सीनियर्स में दो खिलाड़ियों के दरमियान जब फाइट होती है तो पिंडली के ब्लेड यानी कि पिंडली के सामने वाली हंडी की हिफाजत के लिए शिन गार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर स्ट्रीट फाइट में इस किस्म का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता। मैं तो शाओलिन टेम्पल का तरबियत याफ्ता था, जहां इंसानी जिस्म को फौलाद में ढाला जाता था। मैंने कभी किसी किस्म का कोई गार्ड इस्तेमाल नहीं किया था, हुसूसन स्ट्रीट फाइट में। मेरा अंदाज हमेशा मुदाफियाना होता था। जब तक कोई जान को नहीं आ जाता था तब तक मैं अटैक नहीं करता था। एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की यही खूबी होती है। नवाज अली को जमीन बोस होते देखकर मीर बख्श तो आपे से बाहर ही हो गया। वो होनहार अंदाज में मेरी जानिब बढ़ा, फिर मेरे कदमों का निशाना लेकर फायरिंग कर दी। मैंने इसके ट्रैगल दबाने से पहले ही हवा में उछल चुका था और बैक समरसाल्ट लगाते हुए चंद कदम के फासले पर पहुंच चुका था। चुनांचे मीर बख्श की फायरिंग का बड़ा ही भयानक नतीजा बरामद हुआ। नवाज अली की एक करबनाक चीख फिजा में बुलंद हुई। वो मेरे कदमों के नजदीक ही जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि मेरे कदम वहां नहीं रहे थे तो वो बराह रास्त गोलियों के जद में आ गया था। कलाशनकोव की हलाकत हेज बरस ने नवाज अली का जिस्म छलनी कर दिया था। उसके मजरूब और मजरूब बदन ने एक दो छोटे छोटे झटके खाए, फिर वो साकित हो गया। वो इस तपते हुए सहरा में अब नहीं रहा था। ये बात सिर्फ खुदा ही जानता था कि उसकी रूह अब किसी ठंडी जगह पर थी या मीर बख्श वहशतनाक नजर से अपने साथी की लाश को तक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नवाज तो उसने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था, मगर यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। हकीकते हाल से सब कुछ आया था। नवाज अली की खून उगलती बेगोरो कफन लाश सामने मौजूद थी। मीर बख्श इस सच्चाई को नहीं जुटला सकता था, इसलिए सख्ती किसी कैफियत में खड़ा यकटिक नवाज की लाश को तक रहा था। मैंने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया और फिजा में प्रवास करते हुए मीर बख्श के करीब पहुंच गया। फिर मेरी साइड फ्लाइंग किक उसके सीने पर किसी वजनी हथौड़े की मानद पड़ी। एक करबनाक कराह के साथ वो लड़खड़ाया। मैंने उसके चेहरे पर आहनी दो हत्थड़ रसीद कर दिया। वो डगमगाते हुए कदमों के साथ पुश के बल जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ से क्लाशनकोव छूट गई थी। एक मरतबा क्लाशनकोव काफी फासले पर गिरी थी। वो फौरी तौर पर उसे उठा नहीं सकता था। वो क्लाशनकोव क्या उठाता, उसे तो अपने उठने के लाले पड़े हुए थे, क्योंकि उस दौरान मैं उसके सर पर पहुंच चुका था और उसके उठने की हर कोशिश को नाकाम बनाते हुए मैंने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी थी। फायरिंग की आवाज पर धन्नो एक मरतबा फिर गाड़ी से बाहर निकल आई थी। इस बार उसे देखा तो बाजी पलट चुकी थी। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में थी। मैंने मुख्तसर अल्फाज में धन्नो को समझाया कि वो ड्राइविंग कैबिन में बैठकर बाहर के हालात से लुत्फानंदोज हो। मैंने डैश पर पड़ी हुई क्लाशनकोव के बारे में भी उसे आगाह कर दिया था। इस दौरान में मीर बख्श अपने कदमों पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा लहू लहान हो रहा था। आनी हथकड़ी की भरपूर जरब ने उसके चेहरे की खाल को कई जगह से उधेड़ दिया था। ताहम वो इस कसम पुरसी की हालत में भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे दोनों हाथ आगे निकाल रखे थे। अंदाज ऐसा था जैसे मुझे दबोचना चाहता हो। मैं खुले हाथ का वार नहीं कर सकता था। मुझे सिर्फ डिफेंस या अटैक दोनों सूरतों में अपने दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल करना था। हथकड़ी ने मेरे दोनों बाजू को करीब से करीब तर कर दिया था। हुक्म है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। भाइयों को दो बाजों से भी तशबीह दी जाती है। काश इस्लामी दुनिया का कोई आलम, कोई मुफक्कर, कोई फलसफी, कोई लीडर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई साइंसदान ऐसी हथकड़ी ईजाद कर दे जो उम्मत मुसलमान के बाजू को करीब से करीब तर कर दे। मीर बख्श ने दोनों हाथों से झपटा मारकर मुझे काबू करना चाहा, मगर मैं बिजली की सूरत से हवा में उछला और फ्रंट समरसाल करते हुए उसके ऊपर से गुजर गया। ताहम संभलने में मुझे थोड़ी सी ताहीर हो गई। इस दौरान में मेरी लम्हाती गफलत से फायदा उठाकर मीर बख्श ऐन मेरे अकब में पहुंच गया और फिर इससे पहले कि मैं कोई हरकत करता उसने सिंध की रवायती कुश्ती मलाखड़ के अंदाज में मुझे कमर से दबोच लिया। मलाखड़ दर हकीकत शहजोरी आजमाने का एक अंदाज है।
दोनों पहलवान एक दूसरे को शलवारों के नेफों में हाथ डालकर मजबूती से पकड़ लेते हैं और शह जोरी का मुजाहरा करते हुए अपने हरीफ को जमीन पर गिराने की कोशिश में मसरूफ हो जाते हैं। जो पहलवान दूसरे को चित कर लेता है, कामयाबी उसके हिस्से में आती है। मीरबख्श के डेल डोल और जुस्से से अंदाजा होता था कि उसने मलाखड़ के कई अखाड़े जीते होंगे और अब अपने फन का अमली मुजाहरा भी दिखा रहा था। मैंने शलवार तो नहीं पहनी हुई थी, चनाचे उसने मेरी जीन्स के बेल्ट पर दोनों हाथ मजबूती से जमा लिए और मुझे नीचे गिराने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसकी शह जोरी में कोई कलाम नहीं था। ताम मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। शाओलिन टेम्पल में तमाम स्टूडेंट्स मुस्लिम मूवीज भी दिखाई जाती थी, जिसमें दुनिया भर के हर इलाके से मुतलका फनूने हर्ब पर फिल्में मौजूद थीं। उस्ताजा का लेक्चर भी साथ साथ जारी रहता और हमें बताया जाता था कि कैसा दाव हो तो क्या तोड़ किया जा सकता है। ये फनी और दस्तावेजी फिल्में एक महसूस हाल में दिखाई जाती थी। यहीं पर मैंने दुनिया के अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्टों के फन पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्में भी देखी थी। मुझे सबसे ज्यादा ब्रूस ली का जाती स्टाइल जेट कोंडो पसंद आया था। ब्रूस ली की फनी महारतें से मैं बहुत मुतासिर हुआ था और दिल ही दिल में मैं उसे अपना आइडियल मान लिया था। मीरबख्श की जोर आजमाई जारी थी। वह तुलमकान इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह मुझे जमीन पर गिरा दे। मैं उसकी गिरफ्त से आजाद होना चाहता था, जो कि मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं रहा था। ताहम मैं उसे भरपूर मौका देना चाहता था ताकि उसके दिल में कोई मलाल न रहे। उसे पूरे जोर से मुझे आगे धकेला। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक 2 कदम आगे खिसक गया। फिर अचानक ही मैंने अपने जिस्म को एक भरपूर झटका दिया और जमीन पर बैठ गया। मीरबख्श भी जमीन पर गिरते गिरते बचा, ताहम मेरे बेल्ट पर उसकी पकड़ सलामत रही। इस कार्रवाई के दौरान में उसकी थोड़ी मेरे सर से टकरा गई थी। मेरी खोपड़ी का कुछ ना बिगड़ा, अलबत्ता थोड़ी पर लगने वाली चोट के बायस उसके मुंह से सिसकारी खारिज हुई। फिर आने वाहिद ने उसमें मुझे झटका देकर फिजा में उठा लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी भारी गठरी को जमीन से उठाया जाता हो। मैंने दोनों हाथों का आजादाना इस्तेमाल नहीं कर सकता था, चनाचा यहाँ भी मुझे जिम्नास्टिक की टेक्निक का सहारा लेना पड़ा। मैं मीरबख्श के खाते में हवा में बुलंद तो हो ही चुका था, इसलिए मेरा काम कुछ आसान हो गया। मैंने वहीं अपनी बॉडी को रोल किया और बैक समरसाल्ट का मुजाहरा करते हुए मीरबख्श के ऊपर से गुजर गया। ताहम इस परवाज के दौरान मैं अपने बाजू को इस तरह उसकी गर्दन में डाल दिए थे कि हथकड़ी की जंजीर उसके नरहरे पर आन कर रुक गई थी। वो मुझे उठाकर पटकना चाहता था, लेकिन मेरे दांव में आ गया। मेरे बाजू की जंजीर उसके दबाव से उसका दम घुट रहा था। उसके हलक से फंसी फंसी गराटें बरामद होने लगी। मैंने दोनों हाथ जंजीर पर डाल रखे थे और अपनी गर्दन को आजाद कराने की वो कोशिश कर रहा था। मैंने अचानक हथकड़ी का फंदा उसकी गर्दन से उसके ऊपर लाकर उसकी तशरीफ पर फ्रंट जर्क किक रसीद कर दी। मेरी ठोकर में बला का पुष्क था। मीरबख्श दूर तक लुढ़कता चला गया। मीरबख्श हथकड़ी की आहनी जरब से उसका चेहरा तो पहले ही जख्मी हो चुका था और कई मकामात से उसकी खाल भी भर चुकी थी। जब वो गरम गरम रेत पर लौटपट हुआ तो खून आलूद चेहरे पर रेत के ज़रात वाफर मिकदार में चिपक गए। जब वो उठ रहा था तो अपने कदमों पर खड़ा न रह सका। उसका चेहरा भयानक सूरत पेश कर रहा था। मैं चाहता तो 2 मिनट में उसका किस्सा तमाम कर सकता था। मैं हाँ किसी इंसान के खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता था। मीरबख्श के साथी ड्राइवर अली नवाज की मौत हादसाती तौर पर वाक़या हो गई थी। मुझे उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो चुका था कि वो हमारा अगवा किसी और शख्स के एमा पर कर रहे थे। चनाचा मेरा असल दुश्मन कोई और था। ये बेचारे तो उसके चेले चांटे थे और फिर किराए के बंदे भी थे। मीरबख्श को इसलिए भी जिंदा रखना मैं चाहता था ताकि उसकी जुबान से बहुत कुछ उलवा सकूं। उसकी जुबान खुलवाने की खातिर थोड़ी बहुत उसकी खातिरदारी तो बनती थी। मैं उठकर खड़ा ही हुआ था कि मैं उसके सर पर पहुंच गया। धुंधला ही आंखों से वो मुझे ही देख रहा था। दर्जनों रेत की ज़रात उसकी आंखों में चले गए थे और उसकी हालत बड़ी ही वहशतनाक हो रही थी। वो फूली हुई सांसों के दरमियान शिकस्ता लहजे में बोला, बहुत बुरा कर रहे हो वजदान, बहुत बुरा। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं ये बुरा किसके लिए कर रहा हूं? अपने हक में और किसके हक में? तुम मेरी परवाह करने वाले कौन होते हो? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें मेरे हक की क्यों फिक्र हो रही है? वो गुर्राहट में इस लहजे में बोला, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए इतना कर रहे हो। तुम्हारा बहुत बुरा हशर होने वाला है, अब भी वक्त है। शराफत से गाड़ी में उसका जुमला अधूरा रह गया।
मेरी एड़ी पर घूमते हुए एक जोरदार व्हील किक उसके चेहरे पर जड़ती। उसका जख्मी चेहरा कुछ और जख्मी हो गया। वो हांफते हुए मुझे मुख्तलिफ गालियों में तोलने लगा। जब उसकी नापाक जुबान पर मेरी मरहुमा माँ का नाम आया तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने तैश के आलम में उस पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया। मैं इसे ठोकरों में उड़ा रहा था और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर आनी दो हथड़ पड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो बेबस होकर किसी हकीर कीचुए की तरह मेरे कदमों में पड़ा था। थोड़ी देर पहले जो शख्स मेरी माँ को गाली दे रहा था, अब वही मुझसे रहम की अपील कर रहा था। उसकी सारी तन फन गायब हो चुकी थी। वो मिन्नत में इस लहजे में गया, मुझे मत मारो, खुदा के लिए मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, तुम्हें क्यों ना मारूं। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या तुम जिंदा रहकर कोई अजीम शान कारनामा अंजाम देना चाहते हो? तुम जैसे माशरे के नासूरों को तो रेत के अंदर ही गाड़ देना चाहिए और तुम्हारे साथ कुछ इसी किस्म का सलूक होना चाहिए। इस सहरा की तपती हुई रेत तुम्हारे बरहना बदन का मिजाज पूछे तो तुम नानी दादी को गाली देने वाले, तुम्हारी अपनी नानी दादी आंखों के सामने घूम जाएगी। रहम साई रहम। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मैंने आपकी बर्तरी तस्लीम कर ली। आप बहुत ताकतवर हो, आप फातेह हो। मैं अपनी शिकस्त मानता हूँ। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। फिर उसने हाथ बढ़ाने में वाकई अमली मुजाहरा किया। मैंने उसके बड़े हुए हाथों पर अपने जॉगर से एक भरपूर ज़रब लगाई। वो तकलीफ की शिद्दत से चीख उठा। मैंने खूनखार लहजे में कहा, मरदूद, दोस्ती हमेशा बराबरी की बुनियाद पर की जाती है। तुम इस वक्त मेरे कदमों में किसी मरियल चूहे की तरह पड़े हुए हो और मेरी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो फिदवियाना अंदाज में बोला, साईं, आप मुझे दोस्त ना बनाओ, कोई बात नहीं, मगर मुझे अपने कदमों से दूर ना करो। मैं आपका वफादार बनकर रहना चाहता हूँ। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।